कि अब इस बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ममता दीदी ने जब पहला चुनाव लड़ा था उस समय मां, माटी और मानुष के सुरक्षा की बात कही थी। बहनों भाइयों, 10 वर्षों का जो समय गुजरा है, स्वाभाविक रूप से आपने देखा होगा बंगाल में न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है। अजीबोगरीब हालात इस बंगाल में ममता दीदी ने पैदा कर रखे हैं। भाषण देती हैं तो उनके भाषण में भी बहनों भाइयों हिंसा होती है। भाषण में भी वह कहती हैं इसको मार भगाओ, उसको बर्तन से पीट पीट कर भगाओ, यह दुशासन है, यह दुर्योधन है। दीदी, कब तक दुशासन दुर्योधन कहती रहेंगी? कब तक पीट पीट कर लोगों को भगाती रहेंगी? बंगाल की जनता तो आपसे यह जानना चाहती है कि 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहते हुए बंगाल की जनता के लिए आपने क्या किया है, यह इस बंगाल की जनता आपसे जानना चाहती है। लेकिन यह बताने के बजाय बराबर इधर उधर की बातें आपके द्वारा की जाती हैं। यदि मैं इस क्षेत्र की बात देखूं तो मुझे मालूम है, मुझे लोगों ने बताया कि यहां आदिवासी समाज के एक महानायक कान्हू मुर्मू जी हुआ करते थे। उनकी एक प्रतिमा थी। यहां के कुछ लोगों ने उस प्रतिमा को तोड़ देने का काम किया है। बहनों भाइयों, आज मैं आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं और मैं यहां कहूंगा नरहरि महतो जी से कि यहां पर आप जीतने के बाद जिस कान्हू मुर्मू की प्रतिमा यहां पर तोड़ी गई है, फिर से वह प्रतिमा बननी चाहिए और भव्य प्रतिमा इस स्थान पर बननी चाहिए। मैं यहां आपसे अपील करना चाहता हूं। ममता दी ने यह भी वादा किया था, इस क्षेत्र में पानी का संकट है, पानी के संकट को दूर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी का संकट दूर हो गया है कि नहीं हो गया है? नहीं हुआ है। बहनों भाइयों, आज मैं आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं, यह मेरा ही भरोसा नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया भरोसा सारी हिंदुस्तान की जनता को है। 2024 समाप्त होने के पहले हर घर में नल पहुंच जाएगा और हर घर में नल में जल होगा। बहनों भाइयों, यह भी आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं। फल और लाख उद्योग, यहां पर इतना बड़ा उद्योग था, फल और लाख उद्योग भी बर्बाद हो गया। लेकिन ममता दीदी ने इस फल और लाख के उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। रेती की अवैध खनन होती है यहां पर, जिसके मन आता है गुंडे बदमाश लोग भी चले आते हैं, वह भी खनन करते हैं। हमारा यह कहना है कि रेती का खनन होना चाहिए तो उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए, इस क्षेत्र की रहने वाली जनता का अधिकार होना चाहिए और किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस बारे में भी हमारी सरकार विचार करेगी। इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और उस संकल्प को बहनों भाइयों हम पूरा करेंगे, आपको हम भरोसा दिलाते हैं। बार बार जब भी होता है बराबर हम सारे लोगों को, ममता दी कहती हैं कि यह सब सारे बाहरी लोग हैं। बहनों भाइयों, जो भी भारत का नागरिक है भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, चाहे वह हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में क्यों न रहता हो, सभी भारत माता की औलाद है। क्या यह भारत को तोड़ना चाहती है? कि बंगाल में यदि कोई बाहर से चला आया तो बाहरी हो गया। उत्तर प्रदेश में क्या हमारा बंगाल का भाई चला जाएगा तो हम उसे बाहरी कहेंगे? बहनों भाइयों, भारत माता की कोख से पैदा हुए हर औलाद एक दूसरे के भाई भाई हैं। और जिस राजनीतिक पार्टी से मैं आता हूं, भारतीय जनता पार्टी, बहनों भाइयों, भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोग की पार्टी की स्थापना करने का काम यदि किसी मां के सपूत ने किया था, किसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पैदा किया था। बहनों भाइयों, और वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी हो गई है।
और भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर खड़ी हो गई। बंगाल के ही मां के सपूत ने इतनी बड़ी पार्टी भारत के अंदर बना दी कि यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उस पार्टी में रहने वाले लोग बाहरी हो गए और आप अंदर की हो गई, जिन्होंने कि बंगाल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल के विकास के लिए क्या क्या किया है, यदि मैं इसकी चर्चा करूं घंटे भर का समय लग जाएगा। लेकिन मैं पत्रकार मित्रों के सामने भी एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इस बंगाल के लिए केवल 1,32,000 करोड़ रुपया दिया गया था। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बन गई, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो 14th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 4,48,000 करोड़ रुपया इस बंगाल के विकास के लिए हमारी सरकार ने दिया। ममता दी से मैं पूछना चाहता हूं, कहां चला गया वह पैसा? क्या हमारी सरकार ने बंगाल के साथ कोई भेदभाव किया था? क्या हमारी केंद्र की सरकार बंगाल का विकास नहीं करना चाहती है? जब होता है तब अनाप शनाप आरोप इनके द्वारा लगाए जाते हैं। बहनों भाइयों, जिस बंगाल की धरती पर रविंद्र संगीत सुनाई देते थे, जिस बंगाल की धरती पर चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन होता था, जिस धरती पर स्वामी विवेकानंद का संदेश सुनाई देता था, उस बंगाल की धरती पर आज बमों के धमाके हो रहे हैं, बमों की खुलेआम फैक्ट्रियां चल रही हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। बहनों भाइयों, यदि कोई मां का लाल यदि उत्तर प्रदेश में बम बनाने की जरूरत करता तो मैं सीधे उसको उल्टा कर देता। बहनों भाइयों, उसकी मैं खाक खड़ी कर देता। टेलीविजन के पर्दे पर आए दिन दिखाया जा रहा है कि बंगाल में बम बनाए जा रहे हैं। अब बम बनाने वाले कह रहे हैं कि हम यहां के लोगों को बम बेचते हैं ताकि एक दूसरे राजनीतिक पार्टी के ऊपर बम फेंको। हमारे 150 से लेकर 200 कार्यकर्ताओं को मार डाला गया। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बहनों भाइयों, क्या किसी मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है? हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो अथवा किसी राजनीतिक पार्टी का हो, उसको वह सुरक्षा मुहैया कराए। जब तक राज्य सुरक्षित नहीं होगा तब तक राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। और बहनों भाइयों, हमारी सरकार आएगी, इस बंगाल में आ रही है, और आने के बाद मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, केवल हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही सुरक्षा नहीं मुहैया कराएंगे, बल्कि कांग्रेस, वामपंथी और टीएमसी भी होगा, उसको भी हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। सुरक्षा की पक्की गारंटी हम पूरे बंगाल को देंगे। हम इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करने वाले हम लोग नहीं है बहनों भाई। लेकिन बंगाल के समाज को जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटकर बराबर ममता दीदी ने यहां सरकार बनाने की कोशिश की है। ममता दीदी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। आप समाज को बांटकर बंगाल का विकास करना चाहती हैं। एक समाज को ज्यादा प्रश्रय, दूसरे को दबाना, यही सिलसिला लगातार उनके शासनकाल में रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, अब यह नहीं चलने पाएगा। और मैं कहकर जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का होने के बावजूद, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हम भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जो जुर्म और अत्याचार करेगा उसे दंडित करने से भी बाज नहीं आएंगे, उसे कठोर दंड भी देंगे, चाहे कोई भी हो। हम लोग पक्षपात करने वाले नहीं हैं। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले हम सब सारे लोग हैं। मेरे बहनों भाइयों, कहां ले गई ममता दीदी इस बंगाल को? आज सारा हिंदुस्तान नवीन शताब्दी में जी रहा है, लेकिन हमारा यह बंगाल आज 19वीं शताब्दी में जी रहा है। केवल वामपंथियों की जो सरकार रही है 35 वर्षों तक, उसके कारण ऐसा हुआ है। ममता दीदी की 10 वर्षों तक से यहां सरकार है, इनके कारण बहनों भाइयों यहां पर हुआ है। ऐसे हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए।
जब होता है तब मोदी जी को दोष देती हैं कि मोदी जी जिम्मेदार हैं, मोदी जी मदद नहीं कर रहे हैं। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हिंदुस्तान के हर किसान के खाते में हम लोगों ने हर वर्ष 6,000 रुपया डाला है। लेकिन यहां की सरकार, यहां के मुख्यमंत्री ने जो किसानों की सूची भारत सरकार को देनी चाहिए थी कि इन किसानों के खाते में पैसा डाल दो 6,000 रुपया, वह किसानों की सूची भारत सरकार को ममता दीदी ने नहीं दिया। बहनों भाइयों, हम लोग बार बार आकर करते रहे, हमारे बंगाल के किसान भाइयों ने कौन सा अपराध किया है ममता दी? उनकी सूची दीजिए। हम आपसे एक पैसा ले नहीं रहे हैं, हम आपको पैसा किसानों को दे रहे हैं, लेकिन नहीं, सूची नहीं दिया। अब हम लोगों ने सारे देश भर में 12,000 रुपए तक किसानों को दिया, हर साल 6,000 रुपया देते हैं, उनके खाते में सीधे डाल देते हैं 12,000 रुपया। 3 साल का देखें तो 18,000 रुपया आगे हो जाएगा। लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं, भले ही ममता दी ने आपको पैसा न देने दिया हो, लेकिन बहनों भाइयों, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी उसके महीने 1.5 महीने के अंदर ही हर किसान के खाते में जो बचा हुआ पैसा है 18,000 रुपया डाल दिया जाएगा। 18,000 रुपया आपके खाते में डाल दिया जाएगा। हम ये नहीं देखेंगे कि पहले दिन नहीं मिला तो छोड़ो, केवल 6,000 रुपया डालो, उनका काम चल जाएगा। और आगे भी 3 साल, ये जो पिछला 2-3 साल जो गुजर गया, उसके आगे भी हर वर्ष 6,000 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के खाते में डाला जाएगा और 4,000 रुपया जो यहां पर हमारी राज्य सरकार होगी, उस राज्य सरकार के द्वारा 4,000 रुपया आपके खाते में डाला जाएगा। हर साल किसानों के खाते में 10,000 रुपया डाला जाएगा। मेरे बहनों भाई, क्या यह सब काम ममता दी नहीं कर सकती थी? हमारी केंद्र की योजनाओं को भी नहीं चलाती है। कहती हैं यदि हम यही योजनाएं लागू हो गई बंगाल में तो मोदी जी बड़े पॉपुलर हो जाएंगे, बड़े लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे मोदी जी तो सारे देश में लोकप्रिय हैं ही, भारत के प्रधानमंत्री हैं। वह किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे किसी भी पार्टी की वहां सरकार क्यों न हो। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिंदुस्तान के हर राज्य में गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, पक्के मकान गरीबों के लिए। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हम सभी को पक्का मकान मुहैया उपलब्ध कराएंगे जिनके पास पक्का मकान नहीं है। बंगाल में जितनी प्रभावी तरीके से वह स्कीम लागू होनी चाहिए थी, बहनों भाइयों, उतने प्रभावी तरीके से इस स्कीम को यहां की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। मैं बंगाल की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार बन जाएगी, 2 से लेकर 3 वर्ष तक का समय लगेगा। एक भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिस